हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग विविध में क्वेश्चन नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए 152 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किसके ओर रुझान पैदा करती है। तो बाजार देखिए एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 153, पूर्ति पक्ष और शास्त्र अधिक जोर देता है। तो किस पे सबसे ज्यादा जो है जोर देता है पूर्ति पक्ष और शास्त्र? उत्पादन के दृष्टिकोण पर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। पूर्ति पक्ष और शास्त्र से तात्पर्य है वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले अर्थात उत्पादकों के आर्थिक दृष्टिकोण के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 154 है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो सही जवाब होगा अति अल्पकालीन। समय के दृष्टिकोण से बाजार जो है निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला जैसे आप देख सकते हैं दैनिक अथवा अति अल्पकालीन बाजार। यह वह बाजार होता है जिसमें क्रेता को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है और इस प्रकार के बाजार में मूल्य केवल मांग से प्रभावित होता है। सामान्यतः नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे साग सब्जी मछली आदि का बाजार अति अल्पकालीन होता है। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। ये ऐसे बाजार होते हैं जिनमें दैनिक बाजार की अपेक्षा वस्तु पूर्ति में वृद्धि कुछ सीमा तक ही की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है दीर्घकालीन बाजार। इसमें मांग के घटने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति कम और मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ सकता है, यानी यह बढ़ा देगा। और अति दीर्घकालिक बाजार जो होता है किस प्रकार का होता है? तो इसमें उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव रुचि और फैशन के अनुसार वस्तु बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? तो इसमें जो होगा स्थिर जो सीमांत उत्पाद होगा शून्य होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। ऐसी अवस्था में कुल उत्पादन अपने उच्चतर स्तर पर भी पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित है और यह पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच का जो है गांधीवादी रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है जीवन बीमा पर जो है लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति या हर्जाने से अभिप्राय किसी नुकसान हानि और चोटिल या बीमारी होने की स्थिति में उस राशि को पूर्ति करना है जो गैर जीवन बीमा पॉलिसी जैसे हेल्थ मोटर आदि बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के आधार पर काम करता है और इसके तहत बीमाकृत संपत्ति को हुए नुकसान को कवर प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, यदि सरकार के द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। विकल्पगत जो विकल्प है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। तो देखिए इसको सही रूप से समझते हैं डिस्कशन कर। देखिए विकल्प अवसर लागत से अभिप्राय है उस श्रेष्ठ विकल्प से है जिसे किसी एक काम के बदले छोड़ दिया जाता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो एक बढ़ई जो है एक दिन में या तो एक मेज या दो कुर्सी बना पाता है, तो एक मेज की अवसर लागत मतलब कि दो कुर्सी की होगी, क्योंकि यदि वह एक मेज को बनाने का विकल्प चुनता है तो वह दो कुर्सी के विकल्प का त्याग करता है। निःशुल्क वस्तु का विकल्प लागत शून्य होता है क्योंकि उसके बदले कुछ भी त्याग नहीं करना होता है, जैसे हवा प्रकाश जल आदि। परंतु यदि कोई सरकार जो है कोई वस्तु निःशुल्क उपलब्ध कराती है तो इसे प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए उस वस्तु की विकल्प लागत तो शून्य होगी, परंतु इस वस्तु की कीमत की भरपाई करदाताओं से कर वसूल के की जाती है। इस तरह सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तु के संदर्भ में विकल्प लागत को वस्तु को प्राप्त करने वाले उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित या ट्रांसफर कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि क्या होगा? तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा
बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। उपभोक्ता के साम्यावस्था के लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि एक निश्चित आय स्तर पर उसे अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो। और इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उपभोक्ता साम्यावस्था में तब कहा जाएगा जब वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को यानी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो। 160 है कथन ए, आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो रहा है। कारण आर है, समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है, इसमें जो ए जो दिया गया है वो सही है परंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, इसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इंपॉर्टेंट यह है कि आर्थिक जो सार्वभौमवाद है, आर्थिक सार्वभौमवाद, इसका विश्व में प्रचलन बढ़ रहा है और वैसे वैसे उसकी कमजोरियां भी उजागर हो रही है। लेकिन आर्थिक सार्वभौमवाद की जो आर्थिक सार्वभौमवाद है, इसका विरोधी विचारधारा समाजवाद के पक्षधरों की संख्या भी पुनः बढ़ रही है। आर्थिक सार्वभौमवाद के पोषक मंच विश्व आर्थिक मंच की प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली बैठक के समानांतर विश्व सामाजिक मंच बैठक के आयोजन के उपरोक्त तथ्य प्रमाणित होता है। पुनः सामान्य समाजवादी विचारधारा की विशेषताओं में कहीं भी सार्वभौमवाद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 161 है, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने जो है बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेगे गलब्रेथ। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 162 है, इनमें से किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? तो अमर्त्य सेन ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया। अमर्त्य सेन आपका सही जवाब है। लुप्त होती महिलाएं का विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने 1990 में यूरोप और एशिया में लिंगानुपात के तुलना में यह विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? वह है आपका भ्रष्टाचार, बी ऑप्शन। भ्रष्टाचार देखिए आर्थिक विकास में अवरोधक का काम करता है और इसका आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 164 है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अर्थशास्त्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो अर्थशास्त्र के संबंध में यह कथन सही नहीं है। बाकी जो ए सी डी कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित राजनीतिक शास्त्र की एक पुस्तक है जिसमें बी को छोड़कर अन्य तीनों विकल्प जो है इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अस्थापना नहीं है? कोयले की खानें जो है एक आर्थिक अस्थापना नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, सुपर बाजार होता है किस प्रकार का? सुपर बाजार एक फुटकर विक्रय संगठन है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुपर बाजार एक प्रकार का फुटकर विक्रय संगठन है, या विभिन्न प्रकार की विस्तृत उत्पाद श्रृंखला मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी एस मिन्हास, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी एस मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 168 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिसे लियोनेटिफ अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया है। गत वर्षों में इस अवार्ड से जेके गेलब्रेथ, अमर्त्य सेन आदि को भी सम्मानित किया गया है। तो बताइए, उस भारतीय अर्थशास्त्री का आपको नाम बताना है जिसे
लियोनटिफ अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया। 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही जवाब होगा बीना अग्रवाल। 2 मई 2009 को आर्थिक विकास संस्थान में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को लियोनटिफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 170 है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति को। प्रश्नगत विकल्प में मुद्रा पूर्ति को राष्ट्र की संपदा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। 1776 में प्रकाशित पुस्तक जो बुक था, प्रकाशित पुस्तक जो था 1776 में यह प्रकाशित हुआ था, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके लेखक स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। ठीक है, यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। तो याद रखिएगा 1776 में प्रकाशित हुआ, कौन सी एक पुस्तक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसे द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं। तो किसने मतलब प्रकाशित किया था, किसने इस पुस्तक को लिखा था? तो एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक है? तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, याद रखिएगा। और मूल रूप से जो है वर्ष 1956 में प्रकाशित हुआ था, और यह पुस्तक दीर्घावधि में विकास और पूंजी संचय का मतलब संचय क्या निर्धारित करता है के प्रश्न को एक गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो किस पर यह आधारित है? तो जो यह पुस्तक है दीर्घ अवधि में विकास और पूंजी संचय क्या निर्धारित करता है, इसी के दृष्टिकोण से जो है यह बुक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 173 है, बंदी की द्विधा, प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रिजनर्स डायलेमा जो शब्द है क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक जो है यह संबंधित है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, जो प्रिजनर्स जो डिलेमा है खेल या क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत एक समस्या के रूप में जाना जाता है। खेल सिद्धांत और शास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन जॉन वान न्यूमैन एवं ऑस्कर मार्गेस्टन ने किया था। 174 है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 175 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो सही जवाब होगा न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अथवा ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर जो है आधारित है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार जो है प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण के लिए न्यासों या इसके कह सकते हैं न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करे, यानी न्यासों के ट्रस्टीशिप के रूप में काम करे। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 यानी WEF कहां पर आयोजित हुआ? 2016 में जो WEF है कहां पर आयोजित हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी कर लेते हैं, न्यू डेटा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विश्व आर्थिक मंच 2016 में जो है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित हुआ था 20 से 23 जनवरी 2016 के बीच, और इसकी थीम थी चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवीणता। विश्व आर्थिक मंच का 48वां आर्थिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी 2018 के मध्य और 49वां जो वार्षिक सम्मेलन है 22 से 25 जनवरी 2019 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और 2018 के सम्मेलन की जो थीम थी खंडित विश्व में साझे। नेक्स्ट है, और जो इसमें थीम है भविष्य का निर्माण था, और 2019 की जो थीम थी वैश्वीकरण 400 चौथी औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना। और 2020 का जो सम्मेलन था कब हुआ था? 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में ही संपन्न हुआ था। 2019 और 2020 दोनों जो है दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुए हैं, WEF का जो सम्मेलन हुआ था। और 2021 का सम्मेलन जो है अगस्त 2021 में सिंगापुर में होने की जो है संभावना है। क्वेश्चन नंबर 177 है, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद किससे संबंधित है?
इसका सही जवाब होगा हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। देखिए, घरेलू अंश आवश्यकता यानी डीसीआर पद का जो संबंध है देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया था, प्रारंभ किया गया। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं के लिए देश में निर्मित 100 उपकरणों और बैटरियों का प्रयोग जो है किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, गर्म पानी करने के उपकरण या सौर कूलर पर जो है 30% का अनुदान देती है। 178 है, निम्नलिखित पर कथनों पर आपको विचार करके पहला कथन बताना है कि सही है या गलत है। तो पहला है, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के निम्नलिखित भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है। बताइए सही है या नहीं। तो पहला सही है। दूसरा है, एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। तो दूसरा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। भारतीय मानक जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण, दैनिक जीवन में मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी 1947 में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। भारतीय मानक जो ब्यूरो है बीआईएस जो है 1 अप्रैल 1987 को संसदीय अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय मानक संस्था के कार्यों को जो है ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें जो और है, इसमें और कुछ पॉइंट है। इस संस्था का जो उद्देश्य था वस्तुओं का मानकीकरण और चिन्हीकरण, उन्हें गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना और इन कार्यों से संबंध तथा अनुषंगी मामलों से संबंधित गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए 14,000 से भी अधिक लाइसेंस जारी किए हुए हैं। ISI का निशान जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। यह अधिकांशतः सभी संसाधित किए गए खाद्य उत्पादों सहित आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं जैसे विद्युत उपकरण, सीमेंट, लोहे के पाइप आदि पर लगाया जाता है। और एक मार्ग खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन करता है और इस विभाग की स्थापना 1935 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ट्रैफिक जो शॉर्ट टर्म है इस पे आपको विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। ट्रैफिक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, पहला गलत है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वाणिज्य एवं प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण जो है ट्रैफिक जो है एक गैर सरकारी संगठन है जिसे हम ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स कहते हैं। तो यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन जो है यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और यह WWF और IUCN की रणनीति गठबंधन है। यह UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण जो है नेक्स्ट है, इसमें जो मतलब श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो कौन? तो विश्व आर्थिक मंच।
देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है जो WEF के द्वारा 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें जो कथन सही है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। तो बताइए, यह सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा भी आपका सही नहीं है। यह कार्यक्रम जो है, जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना, इसका लक्ष्य नहीं है। तो सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है, यानी बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। 9 नवंबर 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का उद्घाटन किया था, और इस पहल का जो उद्देश्य था, भारत के सभी प्रौद्योगिकी मतलब कि संस्थानों तक पहुंच बनाना और देश के सक्षम विद्यमान जटिल समस्याओं के अभिनव समाधान के लिए छात्रों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 अखिल भारतीय स्तर पर लगातार 36 घंटे तक संचालित एक डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता थी, जिसमें छात्र टीमों के मध्य किसी दिए गए समस्याओं कथन के अभिनव समाधान के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। 182 है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम के संदर्भ में जो है 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है। तो बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम जो 1988 है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा भी मतलब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो देखिए, इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जो आपका सही जवाब होगा, इसमें तीनों स्टेटमेंट को आप एक बार देख लीजिए, और इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त किए जाने के लिए जो है उत्तरदायी होंगी, यानी यहाँ पे दायी होंगी लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 जो है 2016 में संशोधित हो चुका है, और इसे बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 कहा जाता है। तो पहला जो है इस आधार पे गलत है। कोई विधि का उल्लंघन करे और यह कहे कि मुझे विधि का ज्ञान नहीं था और यह क्षमा योग्य नहीं है, तो पहला कथन असत्य है। दूसरा सत्य है, क्योंकि बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार बिना प्रतिकर दिए जब्त कर सकती है। और तीसरा इसलिए असत्य है क्योंकि उक्त अधिनियम में भी अपील का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट है 184, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की? तो सही जवाब होगा 1 जून 2016 को। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, आपको इसमें सुमेलित करना है। एक सूची जो है, एक सूची 1 में जो वर्ष दिया गया, दूसरी सूची में समिति दिया गया। तो किस समिति का किस वर्ष जो है गठन हुआ था, आप इसके साथ मिलान करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपका जो अच्छा, चलिए मिलान कर लेते हैं, ऑप्शन फिर बताया जाएगा आपको। देखिए, इसमें जो 1949-51 का जो वर्ष है वो किससे संबंधित है? तो स्थानीय वित्त जांच समिति से। ठीक है। 1953-54 का कराधान जांच आयोग से, और तीसरा का यानी 1963-66 का जो वर्ष है यह ग्रामीण शहरी संबंध समिति से संबंधित है। और चौथा जो है 1985 से 88 का जो समय है शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का जो है इससे मतलब संबंध रखता है, राष्ट्रीय आयोग। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी सामने सामने वाला सब सही है। ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1949-51 का जो संबंध है, जो वर्ष का संबंध है, वह स्थानीय वित्त जांच समिति से है। कराधान जांच आयोग 1955 से 54 तक, मतलब सॉरी 1953 से 54 तक। और इसके बाद शहरी ग्रामीण शहरी संबंध जो समिति है 1963 से 66, और शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 1985 से 88 के बीच। और क्वेश्चन नंबर 186 में लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो नायक समिति था 1991 में गठित हुआ था, आबिद हुसैन समिति 1995 में,
और एस कोहली समिति 2000 में और कार्वे समिति 1955 में। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए जो चक्रवर्ती समिति है इनका संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधार से है, नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है, तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता आकलन से है और चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 188 है, वेब पोर्टल यानी DACNET संबंधी जो है डेक्सेंट जिसे हम बोलते हैं, इनका संबंध डेकनेट जो है वेब पोर्टल डेकनेट DACNET, इनका संबंध ई एग्रीकल्चर से है। वेब पोर्टल डेकनेट ई एग्रीकल्चर से संबंधित है और कृषि सहकारिता विभाग की यह एक जो है ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र NIC के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। 189 में आपको बताना है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो स्वीडन है। और क्वेश्चन नंबर 190 में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर वाला कौन सा राज्य है। सबसे ऊपरी जो राज्य है वह है आपका सिक्किम, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्नकाल के संदर्भ में बी ऑप्शन सही होगा। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं, तमिलनाडु है, हरियाणा है, गुजरात है, ठीक है। और शीर्ष 3 जिले जो हैं वो है पेड़ापल्ली, फरीदाबाद और रेवाड़ी। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया। तो किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 कथन है, इसमें जो डी ऑप्शन है कि जो कथन सही नहीं है कि भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से, तो बिल्कुल बी जो है आपका सही नहीं है। देखिए आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं बल्कि वृद्धों का जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से है। तो जो ओल्ड है, जो वृद्ध हैं, इनके जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से आयु भूकंप का जो है संबंध है। 193 नंबर जो क्वेश्चन है, ISO 14001 है, क्या है। तो 143 में जो ISO जो 14001 है आपको बताना है इसमें जो संबंध है किससे है, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। यह जो है एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। तो ISO 14001 जो है यह जो है प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 में एक फिगर दिया गया है, निम्नलिखित आलेखों पर विचार करना है। एक में जो संयुक्त सूचकांक है, दूसरे में बहुराष्ट्रीय निगमों का व्यवहार है। तो सूचकांक को देखिए, फिगर को देखिए और बताइए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 15 दिन की अवधि का कल्पित शेयर बाजार सूचकांक व्यवहार, जिसके अंतर्गत चुनी हुई कंपनियों के जिनमें कुछ बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित है बाजार मूल्यों का भारित औसत है, आलेख में दर्शाया गया है। उसी अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवहार दूसरे आलेख में दर्शाया गया है। कौन सा एक सार्थक निष्कर्ष है। आलेख को देखिए और इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो है आपका 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा हो वह केवल गैर बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों से प्रारंभिक प्रतीत होता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें जो निष्कर्ष निकला है डी ऑप्शन सही होगा। 196 है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, तो बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा अगर बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना के संदर्भ में जो है इसको देखा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें देख लेते हैं, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना से है और इस पद का प्रयोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत
हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पेरिस में आयोजित कोप 21 इसमें हुए पेरिस समझौते के तहत इस सदी के अंत तक औसत तापमान वृद्धि को जो है अधिकतम मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक के स्तर पर रोकने के लिए सभी देशों को अपने घरेलू हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य प्रस्तुत करना है और इसी को आईएनडीसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैश्वीकरण के संदर्भ में आपको बताना है जो कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा, इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। वैश्वीकरण का संबंध विदेशी निवेश एवं बृहद कंपनियों से है। छोटे उद्यमियों को जो है इससे जो है इसके प्रति आशावान होना तर्कसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 198 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। वैश्वीकरण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रयुक्त होता है। आर्थिक संदर्भ में यह पूंजी, वस्तु, सेवा और श्रम के मुक्त प्रवाह का समर्थन करता है और इसमें जो है आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया है और वैश्वीकरण की नहीं। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का जो अर्थ है क्या है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का जो अर्थ है वह दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 देख लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की अभिक्रिया से जो प्राय है वह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। बी ऑप्शन। देखिए वैश्वीकरण का अभिप्राय प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का मतलब अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना है। यानी बिना बाधा के, बिना रोक छेक के जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करना है। और वैश्वीकरण तभी संभव होगा जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों के निरूपण करे। और संक्षेप में इसके बारे में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक संबंधों को विकसित करने वाला एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास से। इसी के साथ अपना जो आज का डिस्कशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 202 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और क्विज ग्रुप का जो है लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे करंट अफेयर और जीएस से संबंधित क्विज रोज कराए जाते हैं। थैंक यू।